नमस्कार साथियों, आपका फिर से बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास के अध्याय 5 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो यूपीएससी की परीक्षा थी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 27 जून को होने वाली थी, तो उसको स्थगित कर दिया गया है और अब ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है आपका 10 अक्टूबर को होगा। तो आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी आ गई है कि जिससे जो भी आपका टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया है, तो उस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और इस यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें आपकी सफलता को सुनिश्चित करें और इस यात्रा को क्रम में अपना जो है साथ अच्छे से मतलब कि तैयारी करते रहें। इसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो इसमें आपका लेक्चर जो रखा है वो आपका अध्याय 5 का है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इसमें भी आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें एंड तक और पूरा क्लियर करें एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल। और इससे पहले हम जो 4 चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उनको जा करके देख लीजिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए। तो इसने पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, पहली सूची में इसने हमको भाषा दी है और दूसरी में भाषा परिवार दिया गया है। तो यहाँ पे इसने दिखाया है कि संस्कृत, और इसमें भाषा परिवार में दिया है इसने ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, और इसमें दिया है इसने द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है मलयालम, और इसमें दिया है भाषा परिवार में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। चौथा है मध्य भारत की भाषा, और इसमें दिया है भाषा परिवार में भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है। तो आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है इसका सही उत्तर चुनना है। तो आइए पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, संस्कृत भाषा, संस्कृत के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा का परिवार या हिस्सा मानी जाती है। और भारत की कई भाषाएं जैसे कि आपकी असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है। और इसमें एशियाई भाषाएं भी हैं कुछ, जैसे कि फ़ारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं भी हैं जैसे कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि जो भी हैं। तो इस परिवार से जो है जुड़ी हुई है। और इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। यानी कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हो मात्र, जिसे संस्कृत में माँ और हिंदी में मदर। ठीक है ना। और हिंदी में उसको माँ कहते थे और मदर को अंग्रेजी में कहा करते थे। तो यहाँ पे आपका देखिए, आप मैच भी कर सकते हो कि पहला जो आपका मिल रहा है वो आपका नीचे मिल रहा है। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन से भारोपीय। क्लियर। अच्छा, आगे बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। और पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तो दूसरा आपका किससे मिल जाएगा? तीसरे वाले से, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। ओके। आगे बात की जाए तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। किसकी? द्रविड़ परिवार की। तो तीसरा आपका सेकंड से मैच हो जाएगा। और जबकि उत्तराखंड और मध्य मध्य भारत के कई हिस्सों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जोड़ा गया है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन पहले से मिल जाएगा। तो आपका यहाँ कूट कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स? देखिए, 4 3 2 1, यानी राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, 4 3 2 1। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला दिया है इसने पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है। दूसरा दिया है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो क्वेश्चन इसने पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, पुरोहितों
जो पुरोहित हुआ करते थे उनको ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और ये यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। यानी कि पहला कथन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के राजा, ऋग्वैदिक काल के जो राजा हुआ करते थे ना तो बड़ी राजधानियों और ना महलों में रहा करते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक भी नहीं बन पाता था। ठीक है ना। यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा खुद ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था और उसकी शक्तियाँ जो थी वो सीमित हुआ करती थी। तो आवास ऐसा होता है कि कबीले की जो आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। तो दूसरा जो कथन है आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों के निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, अरि और दस्यु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, दस्यु। क्योंकि आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोला करते थे। ठीक है। तो बाद के समय में दास जो था उसका स्त्रीलिंग दासी हो गया, तो शब्द का मतलब जो था वो गुलाम हो गया था इसका, और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें बस वह करना पड़ता था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह जमीन के भीतर भी महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? पहला इसने दिया है यहाँ पे देखिए, गोलाकार सजाए हुए पत्थर। दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर। और तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। तो देखिए, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक और दो। ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ठीक है ना, ये दो ही दर्शाते थे कब्रों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है इसने, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। दूसरा है, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल भी मिले हैं। तीसरा है, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रख कर के चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। और तीसरा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। ठीक है। जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है ना। और कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था, और बाद में मरने वाले जो लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में ला करके दफना दिया जाता था। तो कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे, और कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए बड़ा रास्ता या कह सकते बड़ा सुराख हुआ करता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता है, ना कि डेथ होल। आप कह सकते हो चौथा वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ये वाला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको डेथ होल नहीं बल्कि पोर्ट होल कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है भीमा, सेकंड घोड़, तीसरा है शीना और चौथा नीरा। तो देखिए, इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, किसके? घोड़ के किनारे एक जगह पर स्थित है, और इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। और यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटा करके दफनाया जाता था, और उनका सिर जो था वो उत्तर की ओर हुआ करता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया गया है, और ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे भी जाते थे, ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, घोड़। मैंने बताया इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खगोल, सेकंड व्याकरण, थर्ड चिकित्सा, फोर्थ गणित। देखिए आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। और वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो कि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप संभवतः अंदाज़ा लगा सकते हो कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद संख्या में 4 हैं। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए वेद संख्या में 4 हैं, पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। तो ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता जो है बहुत महत्वपूर्ण भी माने गए हैं, जो कि अग्नि है, इंद्र है और सोम है, ठीक है। तो अग्नि जो है वो आग का देवता माना जाता है, इंद्र युद्ध का देवता माना गया है और सोम जो है वनस्पतियों का अधिपति या देवता माना गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और तीसरा है, संस्कृत का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 2 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो देखिए वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, जो हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा, ठीक है। और आचार्य विद्यार्थी जो हुआ करते थे उनको इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो थे वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की है, अतः कह सकते हो कि पहला जो कथन है बिल्कुल गलत होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न भी होती थी, ठीक है ना। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। तो रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को भी आर्य कहा करते थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 3, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? पहला है सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना, पांचवा व्यास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। तो देखिए ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, जो कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? व्यास, सतलज, ठीक है ना, और जो भी हो 1-2, तो उनका वर्णन जो है कई बार हुआ है। परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 3 और 4, 3 और 4, यानी कि गंगा और यमुना का सबसे कम उल्लेख हुआ है, यानी कि एक बार हुआ है केवल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। दूसरा है, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी।
और तीसरा है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। और चौथा है इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, ठीक है, और घोड़ों की सब प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं इसमें दर्शाई गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। और कुछ लड़ाइयाँ जो थी पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो था वो सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को भी दे दिया जाता था और शेष धन जो था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कह सकते हो कि कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त किया गया यहाँ पे। तो कथन तीसरा जो है बिल्कुल गलत होता है आपका। तीसरा कथन गलत होता है क्योंकि मैंने यहाँ बताया आपको कि जो धन था वो कुछ आम लोगों में भी बांट दिया जाता था, ना कि पुरोहित और सरदार रखते थे केवल, ठीक है। और यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी, ये भी ध्यान रखना। कह सकते हो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और इस समय कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी किया करते थे। यहाँ कह सकते हो कि वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये कथन बिल्कुल गलत है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है। ये आपके कथन बिल्कुल ठीक है तीनों, 1 3 4, 1 2 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है या मिलते हैं। तो पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का जन और विष का प्रयोग होता है। ऋग्वैदिक काल जो है उसमें जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का जो कि जन और विष का प्रयोग होता है। तो वैश्य शब्द जो है विष से ही निकला है। वैश्य शब्द जो है विष से ही निकला है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख हमें मिलते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। 1 2 3 सभी इसके ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। पूछा है इसने, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण यानी कि कह सकते बड़ा पाषाण या पत्थर जो भी कहलाए। और ये शिलाखंड जो है दफन करने के लिए या दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो थी लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। और यह प्रथा जो थी वो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित हुई थी। अतः आप कह सकते हो कि पहला कथन जो बिल्कुल आपका गलत है। पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, ठीक है। इस तरह के महापाषाण कब्रों को ताबूत सवाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, केवल 2, ठीक है ना। केवल 2 इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को या कह सकते हो इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन ए है काले लाल मिट्टी के बर्तन, सेकंड है हरे नीले मिट्टी के बर्तन, तीसरा है सुनहरे मिट्टी के बर्तन और चौथा है भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो देखिए इन कब्रों में जो सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था और यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में देखने को मिलती है। और इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान वगैरह इत्यादि जो है पत्थर और सोने के गहने भी यहाँ से हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो कैसे रंग के? काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के अध्याय 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स वीडियो आई होप पसंद आया होगा, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जल्दी ही आप कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आप आगे चैप्टर वाइज सीरीज चाहते हो या सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का पूरा एक ही वीडियो कंप्लीट अपलोड किया जाए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए हैं तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।